तो आप कोकोनट ऑयल या फिर घी भी बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादातर घी का ही उपयोग होता है नशे में, तो घी से भी शांति मिलती है। घी ठंडी तासीर के होते हैं, तो आप घितों का नशे ले लें 2-2 4-4 दिन। आयुर्वेद में पंचकर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इसे आपने सूक्ष्म रूप से अपने जीवन में उतारना है और इससे लाभ प्राप्त करना है, रोग मुक्त होना है, तो मैं कुछ घरेलू ही आपको पंचकर्म की विधियां बता दूंगा। आपको बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स और बहुत ज़्यादा कीमती पैकेज लेकर के जगह जगह पे पंचकर्म कराना ही नहीं पड़ेगा। बहुत कोई 1-8% कोई ऐसा अपवाद रूप में कोई व्यक्ति नहीं अपने शरीर को संभाल पा रहा, नहीं उसको हो पा रहा उससे मैनेज, तब वैद्य भाई बहन उनकी मदद करे तो अच्छा है। लेकिन आम जनों की पॉकेट जेब में ये बहुत सुंदर बैठेगा। क्या है वो? 5 विधियां बताऊंगा, आप इसे अपने जीवन में उतार लें। आप पाएंगे कि आपको ये मैंने इसको खुद से ही एक नाम दे दिया, पंचक्रियाएं। पंचक्रिया, तो आप क्रिया करेंगे ये पंच, तो आपको पंचकर्म सम ही लाभ मिलने वाला है। पहली चीज है कि आप सुबह उठते ही मुंह में थोड़ा तेल, यानी कि नारियल का या तिल का या सरसों का आप लेकर के थोड़ा उसमें पानी मिला के उसको मुंह में भर लें इस तरह से, और पूरा फुला लें कस करके। इसको गंडुश बोल देते हैं, कवल ग्रह बोल देते हैं, है ना। तो इसको 10 मिनट रखना है मंजन आदि करने से पहले, पेट साफ करने से पहले। देखेंगे 5-10 मिनट आपने मुंह में रखा, उसके बाद गिरा दे बाहर। सारे शरीर के टॉक्सिन्स कुछ तो यही अंदर खींच लेता है वो द्रव्य। अगर आप गर्म प्रकृति के हैं तो तिल का नारियल का तेल उपयोग कर लें। अगर आप ठंडी प्रकृति कफज प्रकृति के हैं तो सरसों का तेल उपयोग कर लें। अगर आप वातज हैं, वायु रोगी हैं, तो तिल का तेल उपयोग कर लें। ये आपको मैंने बता दिया। आपको रोज करना है कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन, 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन कर लें, 2 दिन छूट भी रख लें तो भी अच्छा है। आप कई लोग पूछते हैं इससे मेरी दांतों का इनेमल तो नहीं घिस जाएगा, ऐसा तो नहीं हो, वैसा तो नहीं हो जाएगा। कोई इस डरने की जरूरत नहीं है। लिमिट में आप इसे जितने दिन मैंने बताया कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे दूसरी जो क्रिया करनी है, दूसरी जो चीज़ है वो है नाभि में और मल द्वार में तेल लगाना। कैसे? इसको आप गणेश क्रिया भी बोल देते हैं, तो बोल सकते हैं। कैसे करना है? शौच के बाद कोई भी तेल, वही जो 3 तेल मैंने तीनों रोगों के बारे में बताया। अब आप कहेंगे मुझे तो वात भी है, पित्त भी है। जिस स्थान पे जो चीज़ ज़्यादा जोर मार रही है उस पे वही तेल का उपयोग कर लें। तो अगर आपको मल द्वार में आंव ज़्यादा आती है तो आप सरसों का तेल उपयोग कर लें। अगर आपको मल द्वार से रक्त आदि या फिर ब्लीडिंग, जिस तरह से पाइल्स हो जाती कई बार कईयों को, उस तरह की या बहुत इचिंग होती है, तो आप कोकोनट ऑयल, नारियल तेल उपयोग कर लें। इसी तरह वायु फाटिंग या गैस ज़्यादा पास होती है तो तिल का तेल, तो ये नाभि में भी और मलद्वार में भी लगा लें। ठीक इसी तरह शरीर में, माने सिर की मालिश और बदन की, शरीर की मालिश, एक दिन सिर की कर लें, एक दिन बदन की कर लें। अगर इतना ना कर पाए तो भी हफ्ते में एक दिन तो सिर की करें, एक दिन कभी शरीर की करें। नहाने से पहले करेंगे तो तेलों की मालिश कर लीजिएगा। नहाने के बाद यदि आपको बदन में मालिश करनी है तो घी मक्खन आदि की करें। घी, आप मक्खन को, कई लोग घी को भी 100 बार धो लेते हैं, तो उसके बाद उसको ठंडे पानी से उसको धो लिया कांसे के बर्तन में। देखा होगा आपने, आजकल वीडियोस में लोग सिखाते हैं वैद्य भाई बहन। तो आपने अगर वो कर लिया, शत धोत घृत बना लिया, वो भी नहाने के बाद इस तरह से लगा लिया। कभी कभी नहीं मालिश का समय है तो शरीर को स्निग्ध कर लिया बाहर से, तो वो भी आपको बहुत लाभ करेगा। फिर उसके बाद हफ्ते में 1-2 दिन आप घी में, या फिर सबसे सुंदर है एरंड तेल, कैस्टर ऑयल, इसमें आप हरड़ भून लीजिए छोटी, हाँ, जितने में वो गीली हो जाए, रोस्ट हो जाए अच्छे से। जैसे आप घर में टमाटर प्याज का तड़का लगाते हैं, ऐसे ही हरड़, सूखी हरड़ पंसारी वाले से लाके उसका तड़का अच्छे से उसको भून लें। जब वो सारा तेल अपने अब्जॉर्ब कर ले तो उसके बाद उसको रख लें पीस करके। ये भी अगर आप गुनगुने जल से हफ्ते में 1 बार, रात का भोजन ना करें, अगर करना भी है, आपको लगता है मेरा पेट नहीं खाली सही रह पाता, तो खिचड़ी खा लें।
अगर वो बाहर निकल भी जाएगी अगले दिन बिना पचे या कम न्यूट्रिशन ले पाएगा शरीर, तो भी कोई हर्ज नहीं। लेके उसके 1 आध घंटे बाद आप इस तरह से जल से, गुनगुने जल से वही हरड़ का चूर्ण ले लें। कोई हरड़ सह नहीं पाता इसको, तो आप उस मुलेठी का ले लें। अगर कोई व्यक्ति ये ना लेना चाहे तो कोई भी आप जैसे एरंड तेल दूध में डाल करके पी सकते, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर 1-2 चम्मच मात्रा में पीना होता है, शरीर पूरा अगले दिन थोड़ा साफ हो जाएगा। दस्त आएंगे 1-2, पूरा नहीं होता वो दस्त आना। जब आपको लगे और दस्त मुझे ना आए तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए, आराम मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत अल्पाहार कर लीजिए सुबह उठ करके, फल आदि, सूप आदि, या थोड़ा बहुत खिचड़ी फिर से ले लें घी डाल करके तब, तो आप देखेंगे कि आपको आराम आ जाएगा उस दिन। ये हफ्ते बाद कोई कर लेता है, बड़ा अच्छा रहता है। अगर कोई व्यक्ति बिजी स्केड्यूल में जीता है तब भी बीच बीच में ऐसा मौका लगा लेना चाहिए, जब आप पेट को साफ कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं, खासकर तब जब आपको लग रहा है आजकल गैस बहुत बढ़ गई है, तो बजाय इसके कि चूर्ण गोलियां और ये सब करें, एक बार विरेचन ले लें। हो सकता है कोई पुराना अन्न, कोई पुरानी चीज़ अटकी हो शरीर में, पेट में, जो वायु कर रही हो सकता है कि वातें रुक्ष हो गई हो, रुखी हो गई हो, जिस वजह से आप वायु बननी शुरू हो गई हो, तो चिंता ना करें, ये कर सकते। भोजन के बाद छाछ आदि लेने से भी अंतःस्नहन होता है, तो ये छाछ का सेवन बढ़ा दें थोड़ा जब आपको ज़्यादा गैस बने। ये 3 चीज़ें आपने कर ली। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं नस्य। नस्य कैसे करनी है? नाक में कोई भी घी और तेल डाला जाता है। कैसे? मैंने जैसे बताया कि वायु में कौन सा तेल उपयोग होता है, पित्त में कौन सा, और कफ में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आप उन तेलों को या उन तेलों में सिद्ध हुई औषधीय तेलों को, जैसे आपने नोट किया होगा अणु तेल होता है या इस तरह से कोई तीक्ष्ण तेल होता है, तीखा तेल, तो ये कफनाशक होते हैं। तो आप कफनाश करना चाहते हैं तो आप तीखे तेल उपयोग कर लें। आपके नाक से नक्सीर आती है, गर्मी बहुत, आंखों से सेक निकलता है, गर्मी है ऊपर के ईएनटी में, तो आप कोकोनट ऑयल या फिर घी भी बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर घी का ही उपयोग होता है नस्य में, तो घी से भी शांति मिलती है। घी ठंडी तासीर के होते हैं, तो आप किस्तों का नस्य ले लें, 2-2 4-4 बूंदे, जितना शरीर अंदर आपको लगे कि सामान्य, ज़्यादा कठिनाई में न डालें अपने आप को। 2 से 4 बूंद व्यक्ति डाल सकता है, बच्चे को 2-2 बूंद डाल दी जाती है, व्यक्ति बड़ा फिर रुई से लगा लें, या ड्रॉपर आजकल चल गए हैं, उससे भी आप तेल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं। ये थी नस्य। फिर नस्य कब करें? वैसे तो सुबह कर लेना चाहिए, थोड़ा जब आप शौच जाते हैं, थोड़ा आप नाक साफ करते हैं, छींटे लगाते हैं, उसके बाद आप डालिए नस्य। और अगर आप चाहें तो दिन में भी कभी नस्य कर सकते हैं। बस सोए व्यक्ति को नस्य नहीं कराया जाता, ये ध्यान में रखा जाता है। वो भी कई बार मजबूरी में बच्चों को, जैसे ऑटिज्म आदि के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो डलवाते ही नहीं, तो उनको फिर हल्का हल्का 1-1 बूंद करके माताओं को मैं उनकी बोलता हूँ कि डाल दो, कैसे भी करके थोड़ा सा डालने के बाद उठा देते हैं बच्चों को, तो ये भी करना पड़ता है। तो आप ये नस्य करेंगे, नस्य कर्म, तो आपको बहुत लाभ होगा। उसके बाद आपको जो अंतिम चीज़ करनी है वो है कि आपको स्वेदन करना है। स्वेदन यानी आप पसीना निकालिए, और पसीना तो मालिश के वक्त भी निकल जाता है, पसीना मालिश करके, व्यायाम करके निकल जाता है। सूर्य की किरणें ले लेने से, क्योंकि भाप आदि के आपने नहीं भी, अगर घर में या कहीं जा करके आपने वो जो भाप के स्नान देते हैं कंटेनरों में बिठा करके, बॉक्सेस में बिठा करके, अगर उतना नहीं भी करते हैं तो भी आप, अगर अस्थमेटिक हैं या आपको कफ नज़ला जुकाम है, तो आप कपड़े से भाप ले लें उष्ण अजवाइन आदि की, उससे नासिका से कफ श्लेष्मा तो निकलेगा ही निकलेगा। वैसे भी चेहरे पर अगर जल की भाप लगाती हैं महिलाएं, खासकर ऐसा करती कई बार, तो उनका चेहरा मुलायम होता है। और उसके बाद आप उसमें फिर कोई भी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि पोर्स खुल चुके होते हैं, रोम को खुल चुके होते हैं, फिर आप कोई ऐसी एलोवेरा या अन्य चीज़ों का लेपन करते हैं, कोई फेस पैक लगाते हैं, तो वो ज़्यादा गुणकारी करती है, वो ज़्यादा शरीर के अंदर से मैल, जिसको आजकल ब्लैक हेड्स बोल देते हैं, वो तब निकलते हैं बाहर। तो ये विधियाँ हैं, तो आप करें। और अगर महिलाएं चाहें तो बालों को भी भाप दे सकती हैं, उससे बाल भी मुलायम बनते हैं। ये करने के बाद अंत में, हाँ, अब बोनस के तौर पे बता देता हूँ, थोड़ा धूम्रपान चिकित्सा, अगरबत्तियों का से उपयोग ना करें, उसमें बांस की डंडी से
आपको सांस के रोग हो सकते हैं, वो अच्छी नहीं होती जलनी। तो आप क्या करें, उसकी जगह पे गोबर से बनी हुई सुगंधित औषधीय गुणों से भरपूर कोई हवन सामग्रियों से मिश्रण से बनी हुई आप धूप लगा सकते। धूप जिसमें गाय का घी डला हो, गुग्गल डला हो, ऐसी कोई चीज़ें जो सुगंधित हों, गुग्गल, लोबान, ये सब आप उसका धूम्रपान लीजिए। उस थोड़ा-सा अगर श्वासोच्छ्वास क्रियाएँ करते हैं 2-4 मिनट, आपको ये धूम्रपान नुकसान नहीं करेगा। ये आपका कंप्लीट घर में ही, होम में आपका, जिसको कह सकते हैं डीआईवाई आजकल चल गया है ये प्रचलन, ये आपका पंचकर्म हो गया। आप हर ऋतु में, हर समय में जैसे-जैसे आपको सुविधा मिले अपने जीवन में से समय निकाल कर के ये चीज़ें करते जाइए। नस्य भी आप रोज़ाना कर सकते हैं, भले ही हफ्ते में ये सारी विधियाँ आप पलट-पलट कर लें। अगर कोई बिज़ी रहता है, रोज़ सारी चीज़ें नहीं हो पाती, 1-2 दिन ये नस्य कर लिया, फिर ये कर लिया, ऐसे करके बीच-बीच में जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ आपको लगता है वायु ज़ोर मार रही है जिस अंग पे, वहाँ-वहाँ फिर ये स्निग्धीकरण कर लें। तो आप देखेंगे आपके विचार भी शांत होने लगेंगे। कई बार विचार बड़े तीव्र हो जाते हैं, थॉट्स नहीं रुकते। तो उन लोगों को मैं प्रेरणा करूँ या प्रार्थना करूँ कि थॉट्स रुक जाएँगे, वायु से ही थॉट्स कंट्रोल होते हैं। वायु शमन हो गई, शांत हो गई, संतुलित हो गई, तो थॉट्स भी रुकेंगे। आपका मन शांत होगा, ध्यान में लगेगा, भजन में लगेगा। ये घर में ही अपना आप एक दूसरे का सिर की चंपी करें। सिर में ठंडे तेल लगाए जाते हैं, सिर में उष्ण तेल नहीं लगाए जाते। बहुत ज़्यादा गर्म करके या ऐसे गरम-गरम तेल ना डाल करके सिर में सामान्य तेल, शरीर में ठंडे तेल नहीं, उष्ण तेल लगाए जाते हैं। और फिर भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक चंदन वाला लाक्षादी तेल का उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक शास्त्रीय तेल है, बड़ा सुंदर है। गर्मी सर्दी दोनों में जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए, जो ठंडे हो गए हैं ऐसे लोगों के लिए बला अश्वगंधादि तेलम, ये भी बड़ा सुंदर है। मालिश के लिए शरीर को उष्णता देगा। मालिश के कितनी देर बाद नहाएं? आप 20-30 मिनट बाद थोड़े गुनगुने जल से नहा सकते हैं। रात को मालिश कर लें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। खाने के 2-3 घंटे बाद जब खाना पच गया तो आप हल्की मालिश करिए, सुबह नहा लीजिए। लेकिन कई बार बिस्तर को तेल लगता है, कई बार रात को पसीना आता है बहुत ज़्यादा गर्मी में, तो रात को मालिश अच्छी नहीं होती, फिर वो पसीना रात को बदबू करती है। उससे अच्छा गर्मी में सुबह मालिश कर ले, सर्दी में रात को मालिश करके सोते हैं तो बड़ी नींद अच्छी आ जाती है। जो फालतू का ऊपर तेल रह जाए उसको कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, और फिर आप जब सो जाते हैं सिर ढक लिया। रोज़ मालिश करना बुरा नहीं है, लेकिन जिस दिन सिर की करें उस दिन शरीर की ना करें। ये अलग-अलग रखनी है। रक्त का प्रवाह एक दिशा में चलना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी ज़्यादा रहता है तो उल्टी मालिश करें, हृदय की तरफ ज़्यादा ना करें, इससे बीपी बढ़ सकता है। नहीं तो आप सबसे सुंदर होता है ऐसे मालिश करें। और जिन लोगों को आदत पड़ गई है टांगों को भी ऐसे नीचे मालिश करने की, ये गलत विधि है। इसको सिर्फ हाई बीपी के दौरान थोड़ा बहुत फर्स्ट एड के तौर पे किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे रोज़ हृदय की दिशा से विपरीत मालिश करने से हृदय के और नस नाड़ियों के वॉल्व्स कमज़ोर हो जाते हैं। आप ये चीज़ का ध्यान रखें। मालिश हमेशा सुंदर सुगंधित धूप आदि जलाकर, इत्र आदि से कमरे को महकाकर, शीतल हवा चलती हो, ऐसा बहुत तेज भी नहीं कि जैसे ठंड हो गई कमरे में, ऐसा करके नहीं, सामान्य करके आपको करनी। बहुत भरपेट खाना खा के ये क्रियाएँ नहीं करी जाती सारी। फिर भी आपके कुछ प्रश्न और रह गए होंगे, नीचे पूछिए, उन पे भी मैं आने वाले समय में बातचीत करूँगा। नीचे भी आपको अगर हो सका जितना यथासंभव मदद करने की कोशिश करूँगा। आप कितने समय से मुझसे जुड़े हुए हैं ये भी मुझे नीचे बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कौन से लोग नए जुड़े हैं, मैं उसी हिसाब से फिर नए-नए कार्यक्रमों को या पुरानी चीज़ों को नए ढंग से, नए अंदाज में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग जो नए जुड़े हैं उनकी मदद हो सके और जो पुराने जुड़े हैं वो भी बता कर जाएँ, ताकि मैं उतना ही अन्य और नई चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर सकूँ। तो मेरे जो भी श्रोता भाई बहन हैं, आप सब औरों को भी बताइए कि हम इस योग आयुर्वेद की पावनी परंपरा को घर-घर पहुँचाएँ, इसमें मेरा साथ दीजिए। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।